एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे से होंगे। पिछले वीडियो में क्वेश्चंस दिया गया था, क्या कवर कर लिए थे? क्या वो क्वेश्चंस आ रहा था? चलो ठीक है, उसको हम एक बार फिर से बता देते हैं। क्वेश्चंस था, निम्न में से कौन अस्थाई है? यही क्वेश्चन था ना, निम्न में से कौन अस्थाई है। तो क्या था आपके पास? पहला कौन था? Mn प्लस, इसमें दूसरा कौन था? Mn3 प्लस था, और यहाँ पे कौन था? Ag प्लस, और इसमें कौन सा था? Ag2 प्लस। ठीक, Ag2 प्लस था, मतलब Mn2 प्लस है यहाँ पे। Mn2 प्लस, Mn3 प्लस, Ag प्लस, Ag2 प्लस। अब ध्यान से देखो, अगर हम लोग इसका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, तो जनरली Mn का हम लोग करेंगे तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 25 होता है। अगर हम लोग इसको करते हैं तो यहाँ पर आएगा Ar का मतलब है आर्गन 18, 4s2 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। क्या होगा? 3d5 होगा। अब हमें करना किसका है? Mn2 का, मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है? लॉस कर दिया है। तो यहाँ पर आएगा क्या? इसमें आपसे पूछा भी ये भी जा सकता है कि कौन अधिक अस्थाई है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कौन अधिक, मतलब इन दोनों में से अधिक कौन होगा। हो सकता है अस्थाई हो, लेकिन अधिक कौन होगा, तो उसकी बात हो रही है। तो यहाँ पे Mn2 प्लस की बात हो रही है। तो अब यहाँ पे तो होगा ऐसे Ar, लेकिन यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर जाएंगे? 4s वाले में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो 0 हो जाएगा। 3d5 होगा, 3d क्या होगा? 5 होगा। अब Mn3 प्लस की बात की जा रही है, Mn3 प्लस की बात की जाएगी, Ar होगा, ये तो 0 होगा क्योंकि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो यहाँ पे 0 होगा, और 3d क्या हो जाएगा? यहाँ पे सॉरी 4 हो जाएगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, 4 हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि कौन अधिक अस्थाई है, तो क्या बता सकते हैं? अस्थाई में हम लोग किसको कह रहे थे? 0 को ले रहे थे, 5 को ले रहे थे, और किसको ले रहे थे? 10 को ले रहे थे। उसमें हम लोग सीखे थे कि अस्थाई होगा कि नहीं होगा। अब आपको बताना होगा इसमें से अस्थाई कौन होगा और कौन नहीं होगा। अब अगर हम लोग Ag की बात करें, सिल्वर की हम लोग बात करें, तो सिल्वर एक्सेप्शन है। सिल्वर क्या है? यहाँ पर एक्सेप्शन है। अगर हम लोग सिल्वर की करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 47। कितना होता है? 47। देखो, पीरियोडिक टेबल में टेबल कम से कम तुमको 60-70 तक आनी चाहिए, उससे अधिक आ रहा है तो अच्छी बात है, और कोशिश करिए कि पूरा का पूरा आपको आए। तो यहाँ पे इसका हम लोग करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो क्रिप्टॉन होता था, क्रिप्टॉन कितना होता था? 36। ठीक, कितना होता था? 36। तो यहाँ पे 5s आएगा। क्या होगा? 5s आएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, और यहाँ पे 4d कितना हो जाएगा? 9 होगा। 4d कितना होगा? 9 होगा। ये हम लोगों के अकॉर्डिंग होगा, ये किसके अकॉर्डिंग होगा? हम लोगों के। लेकिन ये क्या है? एक्सेप्शन है। क्या है? एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन जब है तो ये क्या करेगा? अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से इसको लूज कर देगा, दे देगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन है, तो ये देखो गलत है। ठीक, ये गलत है, कभी मत करना, ये एक्सेप्शन है, तो इसका ये होगा 5s1 सॉरी 4d10। क्या हो जाएगा? यहाँ पे 4d10 होगा, और ये एक्सेप्शन है तो ये सही है। इसका क्या होगा? ये यहाँ पर इसका सही होगा। अब पूछा जा रहा है कि Ag प्लस का। अब आपसे अगर Ag प्लस का पूछा जाएगा तो यहाँ पे क्या करोगे? क्रिप्टॉन करोगे। क्रिप्टॉन करोगे तो 5s कितना होगा? यहाँ पे 5s के, तो यहाँ पे Ag का मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा? निकल जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना होगा? 4 10 हो जाएगा। अब दूसरी बात करें, हम लोग Ag2 प्लस की बात करते हैं। Ag2 प्लस की अगर हम लोग बात करेंगे, तब यहाँ पर क्या होगा? चलो Ag2 प्लस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? जल्दी से बताओ। क्रिप्टॉन होगा, Kr होगा, 2 प्लस का मतलब ये 5s तो 0 ही होगा। 5s जो होगा वो 0 होगा। एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकलेगा, क्योंकि 2 निकालना है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी निकाल दो। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? तो अब आपको बताना है कि एक्सेप्शन सॉरी अधिक अस्थाई कौन होगा। क्या बता सकते हो? हाँ, जो हमारे पास 10 होता था, या तो क्या हो? अरे भाई, अस्थाई के हम लोग क्या बोले थे? D0, D5 और D10। अगर ये सब में से कोई भी आएगा तो अस्थाई होगा। तो कौन है अस्थाई? यही अस्थाई है ना। अब उसमें से देख के आपको बताना है कौन अस्थाई है और कौन नहीं अस्थाई है। तो ये सारी चीजें, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस प्रकार से इसको
सॉल्व किए होंगे। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको लिखना जरूरी है। इम्पोर्टेंट पॉइंट में क्या है, यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट में आप लिखोगे, पहला स्टार पॉइंट बना के लिख लेना, सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था ओएस। ओएस कौन है? खाने वाला ओएस नहीं है, और श्रेणियों में प्रदर्शित करता है। ठीक, कौन प्रदर्शित करता है? ओएस प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट करके लिखिएगा, ये सब कॉपी में होना चाहिए। जब कोई तत्व ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के साथ जुड़ता है तो वह अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। ठीक है, प्रदर्शित करता है, क्योंकि ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन का विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होता है। क्या ये बातें समझ में आ रही है? बहुत उच्च होता है। तो ये सारी छोटे छोटे पॉइंट है, इन सबको नोट करना बहुत जरूरी होता है। अब बोला जा रहा है कि सबसे अधिक किसका होता है? ओएच प्रदर्शित करता है ऑक्सीकरण। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जब भी कोई भी तत्व ऑक्सीजन से जुड़ेगा या फिर फ्लोरीन के साथ जुड़ेगा तो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था अधिक होगी। क्यों? क्योंकि इनकी विद्युत ऋणात्मकता बहुत उच्च होता है। अब ये विद्युत ऋणात्मकता क्या है, ये आप खुद पढ़ के कमेंट में जरूर बताएंगे, नहीं आएगा तो हम जरूर बताएंगे। तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब देखो, ये 4D श्रेणी के लिए है ऑक्सीकरण अवस्था। हम लोग ऑक्सीकरण अवस्था में क्या पढ़े थे कि 3D श्रेणी के लिए अब प्रथम और अंतिम तत्व क्या होंगे? अपरिवर्ती होंगे। देखो इसमें भी 4D में भी वाई क्या है, एक्ट्रियम का क्या है बेटा, यहाँ पे +3 है, और कैंडियम का भी यहाँ पे क्या है, +2। इसके अलावा ये ऑक्सीकरण अवस्था शो नहीं कर सकता, मतलब ये 3 शो करेगा, ये 2 शो करेगा, और बाकी देखिए सब वेरिएशन है। और जहां जहां पे मैंने ब्रैकेट में लगाया है, ये इस वाले ऑक्सीकरण अवस्था में स्टेबल होंगे। क्या होंगे? स्टेबल होंगे। बाकी ये क्या होंगे? अपरिवर्ती होंगे। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा कि डी ब्लॉक के तत्वों का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो आप बोलोगे क्या? परिवर्ती होता है। क्या होता है? परिवर्ती। लेकिन कंडीशन क्या है? प्रथम और अंतिम तत्व को छोड़कर। ये चीजें हमने लिखवाया, नोट करके कुछ पॉइंट लिखिएगा स्टार पॉइंट बना के। सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था जो होता है, ठीक, आप बोलोगे सबसे अधिक या सबसे कम, सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था, जिसका सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था होगा, उस कंपाउंड का, उस यौगिक का कैसा नेचर होगा? क्षारीय गुण होगा। कैसा गुण होगा उसका? क्षारीय गुण होगा। तो ये सब पॉइंट लिखते रहिएगा। क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है, लिख लो, क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक, ये क्षारीय गुण प्रदर्शित करता है। अब जिसका सबसे अधिक होगा, सबसे अधिक ऑक्सीकरण अवस्था अम्लीय गुण प्रदर्शित करेगा। कैसा? अम्लीय गुण। आगे लिख लीजिएगा।
नेक्स्ट ये है कि जो मध्य में होगा, मध्य ऑक्सीकरण अवस्था, वो क्या होगा, उभयधर्मी। क्या होगा बेटा, उभयधर्मी होगा, उभयधर्मी गुण प्रदर्शित करेगा। उभयधर्मी का मतलब जानते हैं ना, यहाँ पे उभय लिखिए। उभयधर्मी का मतलब ये होता है कि जो दोनों गुण प्रदर्शित करे, अम्लीय और क्षारीय। तो ये सब क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। अगर हम आपके पास एक क्वेश्चंस दें, यहाँ पे Mn मैग्नीशियम ऑक्साइड दे दिया जाए, ठीक, यहाँ पे O2 हो जाएगा और यहाँ पे MnO3 हो जाए। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसमें से कौन क्षारीय गुण का होगा, कौन अम्लीय गुण का होगा और कौन उभयधर्मी होगा, तो आप बता सकते हो बड़े आसानी से। क्या कर ले जाओगे, बता ले जाओगे। अगर तुम देख के ही बता सकते हो, क्योंकि बोला गया है कि सबसे कम ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, क्षारीय। तो यहाँ पे ऑक्सीजन अगर कम है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी कम आएगी, यहाँ पे ऑक्सीजन अधिक है तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या भी अधिक आएगा। तो यहीं से हमारा क्लियर हो सकता है कुछ चीजें देखकर। अगर हमें ऑक्सीकरण निकालना होगा तो हम सिखाए भी थे, तो यहाँ पे Mn का निकालना है, एक्स मान लो, और ऑक्सीजन 1 है और इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन नंबर 2 होता है ना। यहाँ पे 0 क्योंकि पावर में कुछ नहीं है, तो x माइनस 2 आएगा बराबर 0। x का मान निकालोगे तो +2 आ जाएगा, ऑक्सीकरण संख्या +2 आ गया। इसी प्रकार से यहाँ पर भी इसका भी x मान लीजिए, और ऑक्सीजन है कितना, यहाँ पे 2 है, कितना है, 2 है। ऑक्सीजन का ऑक्सीजन वैलेंसी कितना होता है, उस पर ऑक्सीकरण नंबर कितना होता है, 2 होता है। कुछ है नहीं तो इधर 0 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या आएगा, -4 आ जाएगा। अगर हम लोग x की मान निकालेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा प्लस में। इसी प्रकार से यहाँ पर भी निकालेंगे, ऑक्सीजन 3 है और ऑक्सीजन पे 2 होता है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए, ये नहीं आएगा तो बहुत समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पे ये हो जाएगा। अब देखो सबसे कम है तो इसका मतलब है कि ये क्षारीय गुण का होगा। कैसा होगा, क्षारीय गुण। अब इसका आपसे पूछा जाएगा तो ये देखो, ये 2 है, ये 6 है और ये बीच वाला है, तो ये क्या होगा, उभयधर्मी। क्या होगा, उभयधर्मी, ठीक। और ये क्या होगा, अम्लीय प्रकृति को होगा। कैसा होगा, अम्लीय गुण। ये सब छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको आने चाहिए। एक्सेप्शन में लिख लो, ठीक। एक्सेप्शन में कौन होगा, एक्सेप्शन अपवाद। अपवाद में बोला जाता है कि क्रोमियम D3 प्रदर्शित में क्या रहता है, अस्थाई रहता है। अगर हम लोग क्रोमियम की बात करें तो आप यहाँ पे लिखोगे कि क्रोमियम CrD3 में अस्थाई होता है, ठीक। क्रोमियम किस में अस्थाई होता है, D3 में अस्थाई होता है। मतलब इसके क्रोमियम के D कक्षक में, आखिरी कक्षक में क्या हो, 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ये अस्थाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। और कुछ पॉइंट करके लिख लीजिएगा। अगर आपसे मैं यहाँ पे क्वेश्चन दूं कि CrO अस्थाई है या नहीं, ये है क्वेश्चन, CrO अस्थाई है या नहीं। अब आपको बताना है कि ये अस्थाई है कि नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ये चीज याद रखिएगा, अगर ऐसा कोई यौगिक बना के देगा तो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो। तो यहाँ से क्या करोगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, तो क्रोमियम का निकालना है तो X करोगे, ऑक्सीजन 1 है, 1 को लिखो या मत लिखो कोई बात नहीं होता। तो यहाँ पे -2 कर दो, 0 कर दो, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, +2 आएगा कि नहीं, क्या आ जाएगा, क्रोमियम +2 आ जाएगा। तो हम लोग क्रोमियम का जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं तो ये एक्सेप्शन होता है। इसका क्या होता है, एटॉमिक नंबर 24 होता है। तो यहाँ पे कितना आता है, Ar, यहाँ पर होना चाहिए 2 लेकिन होता है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाता है, 5 हो जाता है। क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि 2 है, मतलब Cr2+ होंगे, ठीक, 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, Ar4s 0 हो जाएगा, 3d 4 हो जाएगा। 3d कितना होगा, 4 हो जाएगा। और बोला क्या है, D3 होगा, तभी ये क्रोमियम क्या रहेगा, अस्थाई। इसका मतलब अस्थाई
नहीं है, अस्थाई नहीं है। बात समझ में आ रही है ना? ये क्या है? अस्थाई नहीं है। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस अगर आपसे पूछे जाएंगे तो ये सब क्वेश्चन आपको आने चाहिए, नोट कर लीजिए। यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए, क्या है? क्रोमियम अस्थाई नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि जली विलयन में कौन अस्थाई होगा, कौन नहीं अस्थाई होगा। तो लिखिएगा, ये सब नोट करके लिखिएगा। जली विलयन में, जली विलयन में D0, D5, D10 क्या होते हैं? अस्थाई होते हैं या नहीं होते हैं, ये आपको बताना है। तो ये सब अस्थाई नहीं होते हैं, मतलब जली विलयन में D0, D5, D10 अस्थाई नहीं होते हैं। ठीक, अस्थाई नहीं होते हैं। तो कुछ चीजें आप देखकर ही बता सकते हो कि अस्थाई होगा कि नहीं। जैसे जिंक की बात की जाए तो जिंक अस्थाई नहीं होगा, क्योंकि उसके आखिरी कक्षक में D10 आता है। मैग्नीशियम की बात की जाए तो क्या आता है? 5 आता है, नहीं। लेकिन जब इस पे आयंस आ जाएगा, जब इस पे आयंस आएगा तो ये अस्थाई होगा कि नहीं, ये भी जरूरी है। तो आपके पास अगर हम क्वेश्चन दे तो आप क्या कर सकते हो, बता सकते हो कि नहीं। ये रहे क्वेश्चंस, आप लिखोगे जली विलयन में। इस टॉपिक से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो हमेशा एक्सेप्शन वाले एग्जाम्पल को उठाया जाता है। जो एक्सेप्शन होगा उसी को उठाया जाता है। जली विलयन में कौन कौन अधिक अस्थाई है। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा जली विलयन में कौन अधिक अस्थाई है, तो आपके पास है पहले Cu+, फिर उसके बाद है Cu2+। अब आपको बताना है कि ये अस्थाई होगा कि नहीं। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने आना चाहिए। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तभी ना आएगा। अब देखो, जब हम लोग Cu का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो ये कितना होता है? 29 होता है। Ar हो जाएगा, होना चाहिए क्या? 4s2 होना चाहिए, लेकिन होता है 1। और यहाँ पे हो जाता है 3d10, ये एक्सेप्शन है। तो अब हमें Cu+ का करना होगा, तो Ar हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? 4s0, 3d10 होगा। अब आपसे हम पूछे यहाँ पे Cu2+, तो Ar हो जाएगा, ये तो 0 होगा ही। और 3d कितना होगा? 9 होगा। कितना होगा? 9 हो जाएगा। बोलो जी, सही है कि नहीं? तो यहाँ तक ये सारे क्वेश्चन होंगे। अब आपसे पूछा जाएगा कि कौन अधिक अस्थाई है, कौन नहीं। तो आप क्या कहोगे? ये कौन है? Cu2+, ये अधिक अस्थाई है। क्यों पूछा गया है आपसे कौन अधिक अस्थाई है? तो D0, D5, D10, ठीक। D0, D5, D10, तो यहाँ पे देखो क्या आया है? D10 आया है, तो इसका मतलब अस्थाई नहीं होगा। और यहाँ पे अस्थाई होना चाहिए, तो यहाँ पे D9 आया है, तो ये कौन होगा? अधिक अस्थाई होगा, अधिक अस्थाई होगा। तो आंसर क्या होगा? ये वाला आंसर क्या होगा? ये वाला होगा। अब हेडिंग बनाइए रंगीन आयन। अब क्या हेडिंग बनाएंगे? रंगीन आयन। ये रंगीन आयन कैसे शो करते हैं? ठीक, कलर्स आयन। तो आपसे बोला जाएगा कि ये रंगीन आयन कब शो करेंगे? जब इसमें क्या हो? डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो बोला जा रहा है कि अगर किसी भी तत्व का डी कक्षक मतलब आखिरी के कक्षक में इलेक्ट्रॉन अयुग्मित हो, तो वो क्या करेंगे? रंगीन आयन शो करेंगे। क्या करेंगे? रंगीन आयन शो करेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो। तो अगर हम ध्यान से अगर कुछ चीजों को देखें, तो जैसे जिंक हो गया, जिंक में क्या होता है? D10 होता है आखिरी में, तो उसमें सब इलेक्ट्रॉन भरे होते हैं, तो वो रंगीन नहीं होगा। उसके अलावा जिसमें नहीं होगा वो क्या रहेंगे? रंगीन होंगे। तो कई सारे ऐसे होंगे जो आपको रंगीन आयन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? यदि डी कक्षक में लिखोगे, यदि डी कक्षक में अयुग्मित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो वह रंगीन आयन आयन बनाता है।
ठीक, क्या बनाएगा, रंगीन आयन बनाएगा। तो ये सारी चीजें हैं। अगर हम लोग एक क्वेश्चंस के तौर पे देखें, Zn2+, ध्यान से देखना, Zn2+ आयन रंगीन आयन रंगीन है या नहीं, ठीक, रंगीन है या नहीं, Zn2+ की बात हो रही है। तो Zn का हम लोग करेंगे Ar4s2 होता है, 3D10 होता है, ठीक। अब यहाँ पे Zn2+ बोला है, Zn2+ बोला है तो Ar करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालना है तो फ्लोरस से निकाल दो, 0 हो जाएगा, 3D10 होगा, 3D क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब D में कितने कक्षक होते हैं, ऐसे छोटे 5 होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन कितने भरे जाते हैं, 10, तो 10 हमारे पास इलेक्ट्रॉन है, तो सबको भर दो। देखो मैं एक साथ भर रही हूँ, लेकिन पहले सिंगल सिंगल सब में भरा जाता है, फिर उसके बाद, तो ये क्या है, पूरा डिब्बा इसका फिल है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है कहीं नहीं है, तो आप ये बोलोगे रंगीन आयन नहीं बनाता, नहीं बनाता है। तब ये कलर कैसा होता है, तब यह सफेद रंग का होता है, कैसा होता है, सफेद रंग का होता है, ठीक। तब ये कैसा होता है, सफेद रंग का होता है। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोल दूं कि यहाँ पे क्या हो जाए, Zn3+, Zn3+ हो जाएगा, तो देखो क्या हो जाएगा, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ 9 होगा, तो एक डिब्बे में इसके क्या होगा, अयुग्मित, तो इसका मतलब है कि तब ये रंगीन आयन बनाएगा। तो ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। क्या यहाँ तक कंप्लीट हो गया है, तो इसको आप नोट करते चलिए सारी चीजों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, इसको आप घर से भी करके लाएंगे, अगर नहीं आएगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा। आपसे बोला जाएगा कि निम्न में से कौन सा यौगिक, निम्न में से कौन कौन सा यौगिक, मतलब आंसर दो से अधिक, एक से अधिक हो सकते हैं, कौन कौन सा यौगिक यौगिक रंगीन है, रंगीन है। तो पहला है आपके पास Zn सल्फेट, ठीक, दूसरा है आपके पास कॉपर सल्फेट, है ना, तीसरा आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट, क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, चौथा है आपके पास FeSO4। अब आपको बताने हैं कि कौन रंगीन आयन होगा कि नहीं। हम आपको ये भी बताए थे कि अगर वो यौगिक में दिया है तो पहले उसको तोड़ दो, उसको क्या करो, तोड़ो। जैसे यहाँ पे ZnSO4 दिया है, तो इसको आप तोड़ेंगे, जैसे रिवर्स रिवर का साइन लगा के आप तोड़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, Zn2+ में टूटेगा, बोलो, ये Zn2+ में टूटेगा, और सल्फेट क्या होगा, Zn2- में हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस में, तो हमें धातु से ही पता करना होगा कि रंगीन होगा कि नहीं। तो आप सबको पहले तोड़िएगा, फिर उसके बाद इसका करिएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मतलब जो आयन आया है उसके बेस पे आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो यहाँ तक नोट कर लीजिए इसको जल्दी से। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे चुंबकीय गुणधर्म, क्या बनाएंगे, चुंबकीय गुणधर्म, ठीक। यहाँ पे चुंबकीय गुणधर्म आपको बताना है, तो आप बोलोगे डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुणधर्म बनाते हैं, क्या होते हैं, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि इसमें बोला जाता है कि जब डी ब्लॉक के तत्व, मतलब डी कक्षक के तत्व अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे तो अनुचुंबकीय वो चुंबकीय गुणधर्म होंगे। अगर उसमें क्या हो जाएगा, वो डी ब्लॉक के तत्व युग्मित हो जाए, तो उसमें जो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन है अगर वो युग्मित हो जा रहा है तो वो प्रतिचुंबकीय कहलाएगा, क्या कहलाएगा, प्रतिचुंबकीय कहलाएगा। तो ये बात समझ में आ रही है, ये इंपॉर्टेंट है, ये नोट कर लेना, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो चाहे बोर्ड हो पूछे जाते हैं। चुंबकीय गुण में देखिए क्या है, चुंबकीय गुण में बोला जा रहा है कि डी ब्लॉक के तत्व चुंबकीय गुणधर्म प्रदर्शित करते हैं, बात तो सही है, ठीक। फिर बोला जा रहा है यदि डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो अनुचुंबकीय, कैसे होंगे, अनुचुंबकीय, और डी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो प्रतिचुंबकीय। ये क्वेश्चन जो पूछा जाता है ना, ये तुम्हारा इस चैप्टर से और अभी जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा यहाँ से कोरिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, जैसे हम लोग इसके बाद वाला जो चैप्टर पढ़ेंगे वो उपसंयोजक पढ़ेंगे,
तो वहां से हम लोग जब चैप्टर पढ़ते हैं तो इसको और उसको मिक्स करके भी कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे चुंबकीय आघूर्ण बराबर क्या होता है, लिखिएगा चुंबकीय आघूर्ण बराबर होता है √n² होता है, ठीक। √n ब्रैकेट में क्या होता है, n+2 होता है, और ये होता है बोर मैग्नेटॉन। इसकी इकाई क्या है, बोर मैग्नेटॉन होता है, ये लिख लीजिएगा। अब n क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या। n बराबर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या, ये होता है। अब आइए क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे। तो अनपेयर्ड है ये इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चंस में ये हुआ है कि Zn2+ कैसा है, ठीक। ये कैसा है आपको बताना है, चुंबकीय है कि प्रति चुंबकीय है, ये आपको बताना है, ठीक। अब आपसे क्या करिए जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कराया जाएगा। तो Zn इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत जरूरी है, इसको सीख लेना, ठीक। Ar हो जाएगा, यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे 3d10 हो जाएगा। अब हमें 2+ का इलेक्ट्रॉनिक चाहिए, किसका चाहिए, 2+ का चाहिए। तो यहाँ पे Ar हो जाएगा और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, 3d10 होगा। तो यहाँ पे अब देखो, जब हम लोग 3d10 देखेंगे तो इसके पूरे इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे, भरे हुए रहेंगे, क्या रहेंगे, पूरे डिब्बे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों से भरे रहेंगे। तो अब बताओ n बराबर क्या है, 0 हो जाएगा ना, n बराबर क्या होगा, 0, क्योंकि यहाँ पे अनपेयर इलेक्ट्रॉन की पूछ रहा है। तो अब हम लोग इस पे रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि युग्मित इलेक्ट्रॉन हो तो प्रति चुंबकीय। तो आप बताओगे यहाँ पे Zn2+ प्रति चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। कैसा गुण प्रदर्शित करता है, प्रति चुंबकीय गुण प्रदर्शित करता है। बात तो सही है ना, ये कैसा गुण प्रदर्शित करता है, प्रति चुंबकीय। तो आप चाहो तो इसका इकाई भी लिख सकते हो, 0 बोर मैग्नेटॉन। अब अगर ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, Mn2+ आयन का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात करें। क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं। जब हमें ज्ञात करना है तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तब चीजों को समझेंगे। आ जाइए यहाँ पे, इसको सोल्व करते हैं यहाँ से, ठीक। तो हमें क्या करना है, Mn का। तो अगर हम लोग Mn का देखते हैं तो 25 होता है। तो Mn का जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो Ar4s2 हो जाएगा, 3d5 होगा। ये तो केवल इसका, लेकिन Mn2+ आयन का जब हम लोग करेंगे, ठीक, यहाँ पे 2 लिख दो। 2+ आयन का जब हम लोग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Ar हो जाएगा, 4s0 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। 3d कैसा होगा, 5 होगा, मतलब n बराबर क्या हो जाएगा, n बराबर 5 हो जाएगा। अब इसमें हम लोग इसको क्या करें, पुट करें वैल्यू को। जब हम लोग इसमें इसको पुट करते हैं तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, ब्रैकेट में 5 + 2 हो जाएगा। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो 35 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5 क्या आएगा, 5.9 आएगा। कितना आएगा, 5.9 बोर मैग्नेटॉन आएगा। अब देखो, ज्यादा परेशान मत रहना कि यहाँ पे इसको कैलकुलेशन नहीं भी आएगा तो भी चलेगा, क्योंकि हम एक चीज बता देते हैं आपको। अगर मान लीजिए, ये हमेशा याद रखिएगा, अगर n बराबर 4 आए, n बराबर 3 आए, n बराबर 5 आए, 6 आए, जो भी आए, ठीक, यहाँ पे जो भी आए, तो हमेशा याद रखिएगा जो आंसर आएगा ना वो इसके दशमलव में। अगर मान लीजिए n बराबर 4 आया है तो आंसर जो आएगा 4.93 ऐसे करके हमेशा 9 के लगभग लगभग ये आएगा, ठीक। तो आंसर हमेशा इस प्रकार से बताइएगा कैलकुलेशन करने की, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में जो पूछेगा वो बहुत क्लोज क्या करेगा, ऑप्शन नहीं देगा, डिफरेंट देगा, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं।
ठीक, ये सारी चीजें आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना रहने देते हैं। थैंक यू।